अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम अगेन टू नॉवल नाइट। तो कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं संवल के नाश पार्ट को। संवल के नाश पार्ट को स्टार्ट करने से पहले जिसने अभी तक मेरा चैनल लाइक या सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली लेके सब्सक्राइब मेरा चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कई दिनों से शाहजेब का फ़ोन नहीं आया था। शाह हसन की तशरीफ भी अभी मौजूद थी, इसलिए वो भी एहतियात का दामन पकड़े बैठी थी। रात के 2 बजने में कुछ ही मिनट बाकी थे। सारा घर ख्वाब खरगोश के मज़े ले रहा था। जब वो शाहजेब का नंबर डायल करी थी, उससे बात करके वो बहुत खुश होती थी। तुम इस वक्त क्या कर रही हो? वो लाउंज से निकल ही रही थी जब शाह हसन सामने आ गया। माय गुडनेस, एक तो इनकी बेचैन रूह को ज़रा बेकरार नहीं 007 बने फिरते हैं। उसे सामने देखकर गड़बड़ा गई थी, मगर जल्दी संभल गई और शुक्र अदा किया कि उसने फ़ोन करते नहीं देखा। पानी पीने आई थी बता के वो साइड से निकल रही थी। एंड उसी वक्त लाइट चली गई थी। लड़खड़ा के वो सोफे से टकराई थी। अंदाजे से हाथ बढ़ा के शाह हसन ने उसका हाथ थाम के उसे गिरने से बचाया था। करीब ही उसकी सी बिल्ली की गुर्राहट सुनाई दी गई थी। वो बहुत ज़ोर से चीखी थी। दफातन अपनी तरफ खींच के शाह ने अपना मजबूत हाथ उसके मुंह पर रख के उसके होल नाक चीख कर गला घूंटा था। शाह हसन के सीने से उसकी पुष्ट लगी हुई थी। शोल्डर कट बाल शाह हसन के चेहरे को मिस कर रहे थे। अहमक लड़की, रात के इस पहर क्यों सबकी नींद खराब कर रही हो? मैं हाथ हटा रहा हूँ, अब चीखना नहीं। धीमी आवाज़ में तंबीह करते हुए हाथ हटाया और लंबी लंबी सांस लेने लगी थी। बिल्ली की गुर्राहट तारीख में एक बार फिर गूंजी थी। अंधेरे में 2 लाल लाल खून आशाम आंखें बिजली की तरह चमक रही थी। अंधेरे से तो यूं भी उसकी जान जाती थी, रही सही कसर बिल्ली ने निकाल दी थी। मुझे बहुत डर लग रहा है। शाज भाई, उससे लिपट के वो मजबूती से उसका कॉलर मिट्टी में दबोचती हल्का के बोली। डर से उसकी हालत गैर हो रही थी, जिसम में लरसा तारी था। यूं लग रहा था लंबे नोकीले दांतों से बिल्ली टांग नोच रही है। घबरा के उसने अपने पैर उसके पैर पे रख दिए। इजी शर्मिला, इजी, कुछ नहीं करेगी बिल्ली। उसकी बेइंतहा करबत अपने से बुरी तरह खेल रही थी। उसके दिल की धड़कन वो अपने सीने में महसूस कर रहा था, लेकिन मगर वो तो खौफ से अधमोई हुई जा रही थी। शादत ने उसे खुद से अलग करना चाहा, मगर वो तो चिपकी खड़ी थी। वॉट नॉन सेंस, यू आर नॉट अ बेबी ना। जो ला के उसने अपना कॉलर उसकी मुट्ठी से छुड़ाया और धकेलने के अंदाज में उसे खुद से अलग किया। एन उसी वक्त लाइट चली आई थी। वो इतनी शॉक नज़र आ रही थी कि वो अंदर से कमज़ोर पड़ने लगा। शाज की नज़रें उस पर जमी हुई थी। दुपट्टा न जाने कहाँ रह गया था। बकरे बाल और मदहोश चेहरे के साथ वो बेयकीन नज़रों से उसे देख रही थी। नज़रें फेर के वो दुपट्टा ढूंढने लगी। ये लो और जाओ अपने कमरे में। सोफे से दुपट्टा उठा के उसकी तरफ बढ़ाया। शाज उसकी तरफ देखने से परहेज कर रहा था। शॉक्ड कैफे से निकलकर दुपट्टा उसके हाथों से लिया और अपने कमरे की तरफ बढ़ गई। शाज वहीं सोफे पर जम गया। तड़प मेरे बेकरार दिल की, कभी तो इन पे असर करेगी, कभी तो वो भी चलेंगे। उसमें जो आग लगी में दहक रही है। शाह हसन ने बड़े साल से शेर पड़ा था, वो खिलखिला दी थी। शाहजेब ने बड़े साल से शेर पड़ा था, वो खिलखिला दी थी। शाहजेब मिलने पर मिस्र था, मगर वो उससे वाकई के बाद मिलने को किसी तौर पर तैयार नहीं थी। तब शाहजेब ने कल हुदा के घर बुलाया था और वो मान गई थी। अस्मा देखो मेरे बाल कितने डल लग रहे हैं, मैं कल ही जाके कटवा लूँगी। ब्रश करते करते वो मिरर में देखते हुए कह रही थी, पागल हुई हो, अच्छे भले तो हैं। और तुम्हें खबर है भाई को लंबे बाल किस कदर पसंद है? अस्मा की बात पर उसका खून खोल उठा था। भाड़ में जाए तुम्हारा भाई। वो दिल ही दिल में बेचो ताप खा रही थी। शर्मिला, तुम भाई से मोहब्बत नहीं करती हो? अस्मा शायद फुर्सत से थी तभी उससे सवाल कर बैठी। वो खामोश रही थी। मैं तुमसे पूछ रही हूँ। उसकी खामोश अस्मा को बुरा लग रहा था, बुरी लग रही थी। मुझे जैसी लतीफ़ एहसास रखने वाली लड़की आयरन मैन से मोहब्बत नहीं कर सकती। बिलाकर वो बोलती। अस्मा को जैसे अफसोस हुआ था। कभी तुमने भाई के सख्त खोल के पीछे झाँकने की कोशिश की है? मेरा सर फाड़ने का कोई इरादा नहीं है। लहजा बेमरवत था। हाँ, शायद वो जज्बा नहीं जो शाज भाई के हाँ है। तुमने कभी उनके मन की गलियों में पनाहे मोहब्बत ढूंढने की कोशिश ही नहीं की। अस्मा का लहजा अफसरदा था। मोहब्बत को ढूंढने की ज़रूरत नहीं होती। जिसे किसी से मोहब्बत होती है उसके एक एक अंग से मोहब्बत झलकती है। मगर तुम्हारे भाई को मुझसे कभी मोहब्बत नहीं रही। 10 साल से मंगेतर का झंझना है तुम्हारे दरमियान, लेकिन उन्होंने आज तक 2 बोल मोहब्बत भरे नहीं बोले। हाँ, मैं वक्त उन्हें मेरे अंदर कीड़े नजर आते हैं, जैसे बहुत बुरी लड़की हूँ मैं। तुम उसके चिराग पा होने पर अस्मा ने कुछ कहना चाहा था। वो थाड़ की बोली, शट अप अस्मा, तुम्हारा भाई है, तुम तो उनकी ही तरफदारी करोगी। वो जैसे भी हैं, मुझे कोई सरोकार नहीं। मेरा दिमाग मत ख़राब करो, मुझे नींद आ रही है। चादर लपेट के वो लेट गई थी। मोहब्बत तो मुझसे शाहजेब करता है। मुझे देखते ही यूं है खिल उठता है जैसे खज़ां के पर्दों से पहाड़ ने मुँह दिखाया है। सहरा में टूट के बरसात हुई है, सब्ज पत्तों से शबनम चमक रही हो। उसने मुझे बताया मोहब्बत क्या होती है, उसका एहसास कितना मदहोश कितना कौन है। मैं शादी करूँगी तो शाहजेब से। अगर किसी ने ज़बरदस्ती की तो शाह हसन को गोली मार दूँगी या खुदकुशी कर लूँगी, मगर उसमें आतिश मीन से शादी करके मैं शादी मर के भी नहीं करूँगी। खुद से जंग करती वो नींद की वादियों में उतर गई थी।
सुबह अरीज और सबूर चली आई थी। सभी बेइंतहा खुश थे। दोनों बहनों और देवरियाने जेठानी भी थी। ससुराल की झंझट और बच्चों के बायस कम ही चक्कर लगाती थी। बहनों की आमद पर शमीला को बहुत खुशी हुई थी, मगर शाहजेब से मिलने का प्रोग्राम अब कठाई में नजर आ रहा था। शाम की चाय के साथ सब खुशखबरी में मसरूफ थे जब उसने मामा को मुश्किल 10 मिनट में वापस आने का कह के इजाज़त ली। हम इतने दिनों बाद आई हैं और तुम कहाँ जा रही हो? अरीज ने शिकवा किया। बस अपिया, मैं 10 मिनट में आ जाऊंगी। अचानक तुम कौन से नोटिस लेने हुदा के घर जा रही हो? अस्मा को हैरानी हुई। है एक तुम नहीं जानती। वह नजरें चुरा के रिश्वास बांधने लगी। अकेली कैसे जाओगी? ठहरो, मैं शाद से कहती हूँ, छोड़ आएगा तुम्हें। ताई अम्मी के लहजे में उसके लिए एक माँ जैसी फिक्रमंदी थी। उन्हें खबर थी मामा को औलाद की नरीना की कमी शिद्दत से महसूस होती थी। तभी वो बातों बातों में एहसास दिलाती थी कि शाद सिर्फ उनका नहीं, मामा का भी बेटा है। और मामा ताई अम्मी की इस आला फितरत से खुशी रहती थी। खुशी इसलिए हमेशा साथ रहने के बावजूद उनके दरमियान मामूली सी चिपलिश नहीं होती थी। शाज का अंदाज भी हकीकी बेटे जैसा होता था। नहीं ताई अम्मी, मैं चली जाऊंगी। उजरत में निकल रही थी, तभी हाल में शाज हसन ने कदम रखा। ब्लैक जीन्स ग्रे शर्ट में मलबूस और देखे जाने की शय लग रहा था। खुशबुओं में बसाव कफ के बटन बंद करता आ रहा था। चमकती जहानत से काली मुहर आंखें शर्मिला की तैयारी पर जमी हुई थी। शाज, तुम कहीं जा रहे हो? तायमी पूछ रही थी। वो दरवाजे ही पे खड़ा था और रुकने पर मजबूर थी। जी क्यों, कोई काम है? वो ये शर्मिला को होता कि घर से नोट्स लेने हैं। जाना, इम्तिहान नज़दीक है। हर्ज होगा, इसे ड्रॉप कर दो। उसने सर हिलाया था, साथ ही जीन्स के जेबों की तलाशी लेकर चाबी बरामद की। शाज, ड्राइव केयरफुली। सबूर ने शर्मिला की तरफ इशारा करते हुए शरारती लहजे में कहा था। बेसाख्ता मुस्कुरा दिया। बेफिक्र है, कुछ हुआ तो मुझे होगा। आपकी बहन यूं भी प्रूफ है। वो कौन सा कम था? सबूर के साथ सभी हंस पड़े थे। उनकी शौकी से कता नज़र वो उंगलियां मसल रही थी। अब मरता क्या ना करता कि मुस्ताक वो उसके पीछे पोर्च तक न गई। जोड़ी कितनी प्यारी है ना उनकी अपिया। अस्मा बैग वगत दोनों से मुखातिब थी। बिल्कुल, माशाल्लाह भी साथ बोलो। बाज़ औक़ात अपनी भी नज़र लग जाती है। माशाल्लाह, तीनों ने एक कोर्स में कहा था, फिर हंस पड़ी थी। ये जुमला दोनों ने बखूबी भी सुने थे। वो तो अपनी धुन में मगन था। शाज हसन ने गहरी नज़र उसके सरापे पर डाली थी। इंतज़ार और कितना। वो गहरी सांस लेके रह गया। मेन रोड पर आते ही उसने मिरर सीट सेट कर लिया था। उस तरह की खबर भी नहीं हुई थी। सारा साल फिल्में देखोगी तो इम्तिहान के दिनों में नोट्स के लिए खुद को खवार तो होना ही पड़ेगा। मिरर में देखते हुए कह रहा था। चेहरा मड़ोड़ के मुठियाँ भेज के रह गई। पलट के जवाब देने की तो उसमें कभी हिम्मत नहीं हुई थी। क्या वहाँ कोई ब्यूटी का कॉन्टेस्ट हो रहा है? तो औरत की तैयारी में 1000 भेद होते हैं। शाद हसन शायद किसी कुछ पा गया था। ब्लैक कलर के सारे से सूट में उसके रंग धमक रही थी। लाइट सा मेकअप किए, बालों को प्रिम की शक्ल दिए वो यकीनन होश उड़ा देने के हथियारों से लेस थी। उसकी तैयारी पर एक जताई हुई नज़र डाल ली थी उसने। वो चुप बैठी रही, जैसे बहरी हो गई हो। लड़कियों को यूँ सच बन के नहीं निकलना चाहिए। कौन शिकारी ने जाने कहाँ घात लगाए बैठा होता। और बहुत खौफत भरे अंदाज में शर्मिला ने उसकी पुष्ट को घूरा था। यहाँ करीब ही मेरा दोस्त रहता है, मुझे उससे काम है। वह मुश्किल 10 मिनट लगेंगे, तब तक तुम्हारा काम हो जाएगा। हुदा के दरवाजे पे बाइक रोके वो पूछ रहा था। अनाचार उसे हर सर हिलाना पड़ा। अकेली मत जाना, मैं पिक कर लूँगा। तुम मेरी जिम्मेदारी हो। जो मैंने लहजे में समझा रहा था, मगर वो शर्मिला उम्र ही क्या जो समझ आए। वो सनग्लासेस वापस लगाते हुए आगे निकल गए। सर पर ही सवार हो गए हैं मोहतरम ताई अम्मी भी ना। सर झटक के खुले दरवाजे से वो अंदर दाखिल हुई। चारों तरफ गहरी खामोशी थी। हैरान होती हुदा को आवाज़ देती आगे बढ़ रही थी, तभी एक कमरे से निकलकर शाहजेब आ गया। उसकी नज़रें बेसाख्ता झुक गई थी। ब्लैक जीन्स में किसी शर्ट बुनियान की तकलीफ से आज़ाद उसका बरहना जिस्म सामने था। उसकी हथेलियों में पसीना उतरा है। बूंदे नन्ही उन्हें कम की सूरत में पेशानी पे चमक उठी थी। देर लगी आने में। तुमको शुक्र है फिर भी आए तुम। आस ने दिल का साथ न छोड़ा। वैसे हम घबराए तो। खूबसूरत मुस्कुराहट लबों पर सजाए हुए वो गुनगुनाया था। हुदा वगैरह, तुम अंदर आओ ना। उसका सवाल खूबसूरती से टाल के उसने अपने कमरे की तरफ इशारा किया था। खिड़कियों पर पड़े गहरे दबेस पड़ते नींद अंधेरा कमरा माहौल को बहुत रोमांटिक बना रहा था। जल्दी कहीं किस लिए बुलाया है? हुदा ने देख लिया तो मुश्किल हो जाएगी। वो इसकी तरफ देखने से परहेज कर रही थी। उसके अंदर किसी गड़बड़ की घंटी हलचल मचा रही थी। अंदर आने की बजाय वो दरवाजे पर ही खड़ी हो गई थी। अंदर तो कुछ खातिर का मौका तो दो। उसके सरापे पे हरेसाना नज़र डालते हुए उसके अंदर का शैतान जागने लगा था। मुझे जल्दी है शाहजेब। उसे जाने न जाने घबराहट हो रही थी। पुरस्कार खामोश, दिल धड़का के जो बात समझाना चाह रहा था वो समझना नहीं चाह रही थी। चली जाना, कुछ लम्हे तो गुजर जाने थे। वो शातराना अंदाज से मुस्कुराया और उसका हाथ थाम लिया। ये क्या बदतमीज़ी है? उससे सारत पर वो चल ही गई। शाहजेब को उसे छूने का हक आज तक नहीं दिया था। बदतमीज़ी क्या है? तुम्हारे हाथ ही इतने खूबसूरत हैं कि वो हाथ लबों तक ले गया था। न जाने उसमें इतनी ताकत कहाँ से आ गई। वही हाथ छुड़ा
کے اس کے منہ پر دے مرا، یوں اس نے تھپڑ کھا کے اس کے اندر کا حیوان پوری طرح بیدار ہو گیا۔ پہلے سوچا تھا تمہیں سستے میں چھوڑ دوں گا، مگر اب نہیں، تمہارے تھپڑ کا پورا خراج وصول کروں گا۔ بھوکے بھیڑیے کی طرح ہررا کے بولا۔ وہ دروازے کی چوکھٹ پہ کھڑی تھی، 1 منٹ کی تاخیر کیے سر پر دوڑ لگا دی۔ اس نے بھی اس کا پیچھا کیا تھا، نتیجتاً شاہ زیب کے ہاتھ اس کا دوپٹہ لگ گیا تھا۔ اس نے پلٹ کے دیکھا، وہ دوپٹہ لہراتا وہ اسے واپس آنے پر مجبور کر رہا تھا، مگر اسے اس وقت اس سے زیادہ پیاری تھی۔ وہ رکی نہیں، ٹوٹی سینڈل پیر سے نکال کے وہ لان عبور کر رہی تھی۔ شاہ زیب نے جب دیکھا کہ وہ واپس نہیں آ رہی تو وہ جسد لگا کے آ گیا تھا۔ اف! گلاب کی باڑ سے گزرتے ہوئے اس کے نرم پیر میں کانٹا چبھ گیا تھا۔ شاہ زیب نزدیک آ گیا تھا، تکلیف کی شدت اور شاہ زیب کے قریب آنے پر اس کا دماغ سن پڑ گیا تھا۔ جو حواس ٹھٹر گئے تھے، خوف نے اس کے قدم جکڑ لیے تھے۔ کانٹا نکالنے کو وہ جھکی تھی اور لہرا کے نیچے آ رہی تھی۔ کھلے دروازے سے اندر آتے شاز حسن نے آگے بڑھ کے اسے سنبھالا تھا۔ شرمیلا! اس کی آواز توڑ سے آتی محسوس ہوئی۔ دفعتاً حواس جاگ گئے تھے۔ شاز بھائی اس کے بازو پر سر رکھے ہوئے پھوٹ کے رو رہی تھی۔ شاہ زیب بھی اچانک ایک اجنبی کو دیکھ کے ٹھٹک گیا تھا۔ شرمیلا کی حالت آنسوں نے اس پل بھر میں سب کچھ سمجھا دیا تھا۔ شاہ زیب کو خونی نظروں سے دیکھتا اسے نرمی سے اسے خود سے الگ کیا۔ ٹریننگ یافتہ فوجی کا وار شاہ زیب جیسے رنگین مزاج کے برداشت سے باہر تھا۔ اس نے اپنا دفاع کرنے کی بھرپور کوشش کی تھی، مگر شاز حسن کے جنون کے آگے ڈھیر ہو گیا تھا۔ شاز بھائی پلیز واپس چلیں۔ آنسو بہاتی وہ اب تک کانپ رہی تھی۔ وہ دوپٹہ گھاس سے اٹھا کے اسے اڑایا تو ٹوٹی سینڈل ہاتھوں میں لے کے اس سے چلنے کا اشارہ کیا۔ اف! اذیت کی لہر چہرے پر دوڑ گئی تھی۔ کانٹا پیر میں چبھا ہوا تھا۔ دکھاؤ! وہ بوٹوں کے بل بیٹھ گیا، کانٹا نکال کے پرے پھینکا۔ چلو! اس کے قدم سے قدم ملاتی وہ چل رہی تھی۔ سارا راستہ وہ روتی آئی تھی۔ شاز نے ایک لفظ نہیں کہا تھا اور اس کی خاموشی اسے اور رلا رہی تھی، ڈرا رہی تھی۔ ہائے شرمیلا! یہ کیا؟ بکھرے بال، ٹوٹی سینڈل اور اس کا بدوش چہرہ دیکھ کے صبور چیخی تھی، مگر سب کی نظریں خود پر محسوس کر کے ارک ندامت سے اس کے گردن جھک گئی تھی۔ کتنی گناہ گار ہو گئی تھی وہ، جو اپنے پیروں کے اعتبار اور اعتماد کی جھچکیاں بھی کھیل رہی تھی۔ مجھے پہنچنے میں تھوڑی دیر ہو گئی، اس لیے یہ خود نکل گئی۔ راستے میں ایک پاگل کتا اس کے پیچھے لگ گیا تھا۔ آپ سب کو تو خبر ہے یہ کتے بلیوں سے کتنا ڈرتی ہے۔ سینڈل بھی ٹوٹ گیا اور کانٹا بھی چبھ گیا، اور کوئی بات نہیں، سب کہہ رہے تھے۔ شاز آگے بڑھ کے بولا تھا۔ وہ حیرت بھری نظریں اٹھائے اسے دیکھتی رہی۔ وہ بھی اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ نظریں ملنے پر سر جھکا گئی۔ ناحق بچی کو پریشانی ہوئی، تم ٹائم پر نہیں پہنچ سکتے تھے؟ تایمی شاز کے کان کھینچ رہی تھی۔ پیاری ماں، میں بالکل لیٹ نہیں ہوا تھا، شرمیلا سے پوچھ لیں۔ شاز نے اپنا کان چھڑایا۔ تمہیں نوٹس تو ملے ہوں گے نا تمہارے جانے کے بعد؟ مجھے یاد آیا، ہدا اس کی فیملی تو حیدرآباد شادی اٹینڈ کرنے گئی تھی، مجھے تمہیں بتانا یاد ہی نہیں رہا۔ امی اس کا ہاتھ تھام کے بولی تو اس کی آنکھیں ڈبڈبا گئی۔ تو پورا پلان بنا رکھا تھا شاہ زیب نے اسے لوٹنے کا، نرم لفظوں کی نرماہٹ نے اس کی بری طرح لوٹا تھا، اور اگر شاہ حسن آج اس کے ساتھ نہیں چاہتا پھر، اور اس سے آگے کا سوچ کے ہی وہ سر پکڑے بیٹھی تھی۔ خوبصورت لفظوں کے پیچھے کتنا بدصورت کردار تھا شاہ زیب کا، خوبصورت چہرے کے پیچھے کتنا مکروا بدصورت روپ۔ اس کے چہرے کی درندگی یاد آئی تو وہ ایک بار پھر رو پڑی۔ کتنے گھٹیا شخص سے میں نے محبت کی، محبت نہیں تو وہ، اور اس کی گھڑی اس پر کھلا تھا۔ یہ ایک جذبات ابال تھا۔ شاہ حسن کے بیگانہ رویے نے اس کا ابال بڑھایا تھا۔ اس کے لا تلقی نے اسے شاہ زیب کے قریب کیا تھا، صبا جیسی لڑکیوں کی صحبت سے اسے راہ سے بھٹکایا تھا، جو بڑھا چڑھا کے باقاعدہ سارے مسائلوں کا ترکہ لگا کے اپنے معاشقوں کو بیان کرتی ہے۔ سوچے بھی نہ کہ ہر لڑکی ایک عدد منگیتر رکھتی بھی ہے یا نہیں، بس وہ خود کو نمایاں کرنے کے لیے بڑکیں مارتی ہیں تاکہ لڑکیوں کی نظروں میں اونچی بنی رہے۔ اس حوالے سے شاہ حسن نے کوئی بات نہیں کی تھی جس کی وجہ سے وہ اپنی ہی نظروں میں مجرم بن گئی تھی۔ کم از کم وہ ہمیشہ کی طرح ڈانٹ ہی دیتا، اس کے دل سے بوجھ تو کم ہو جاتا۔ وہ ناراض بھی نہیں لگ رہا تھا، ہمیشہ کی طرح رویہ تھا اس کا، مگر اس واقعے کو وہ یوں فراموش کر گیا جیسے کچھ ہوا ہی نہیں تھا، اور اسے صفائی کا موقع دیے بغیر وہ واپس سیاچن کی وادیوں میں چلا گیا۔ شاز کو مس کرتے کرتے وہ سب روٹین میں آ گئے تھے، مگر بڑی حیرت انگیز تبدیلی رونما ہوئی تھی۔ اس کی پلکوں میں اس کی صورت ٹھہر گئی تھی۔ یہ دل بھی عجیب شے ہے، اونچی نیچی گنڈی پر خرامہ چلتے چلتے اچانک ہموار راستے میں اسے ٹھوکر لگتی ہے، یہ گر پڑتا ہے اور وہیں لوٹ پوٹ ہو جاتا ہے۔ بظاہر کچھ نہیں ہوا تھا، مگر وہ ایک دم سے بدلنے لگی تھی۔ اس کا خیال ہر وقت سائے کی طرح اس کے ساتھ رہتا تھا۔ مضبوط ہاتھوں کی پکڑ اب بھی لو دینے لگتی تھی۔ اپنی اس کیفیت کو وہ کوئی نام نہیں دے پا رہی تھی۔ اس کا لاؤبالی پن اچھا نہیں لگتا تھا۔ اس نے اچھلنا کودنا بند کر دیا تھا، انڈین فلمیں دیکھنا چھوڑ دی تھی۔ اسے لمبے بال پسند تھے، رات کی محنت رنگ لے آئی تھی۔ اب بال کمر تک بڑھ گئے تھے۔ اسے ادب سے لگاؤ تھا، تاریخ اسلامی کتابیں اچھی لگتی تھی، تو وہ زیادہ تر وقت
उसे अदब से लगाव था, तारीखी इस्लामी किताबें अच्छी लगती थी तो वो ज़्यादातर वक़्त उसकी लाइब्रेरी में गुज़ारने लगती थी। वो सर-ता-पैर बदल गई थी और अपनी इस तब्दीली को वो खुद को इनाम नहीं दे पा रही थी कि जिससे शख्स को तसव्वुर भी उसका मूड ख़राब कर देता था, वो उसकी पसंद में ढल रही थी, जिससे वो नफ़रत की दावेदार का हुआ करती थी। और अब वही शख्स अंदर शान से बराजमान उसे मुँह चढ़ा रहा था। उसी शख्स के मज़बूत किरदार ने दिल से उसका मुतरफ़ कर दिया था। दिल एक नई डिगर पर चल निकला था। शाह ज़ेब का घटिया बाप अब वो अपनी ज़िंदगी से कब का भाड़ चुकी थी। वो शख्स तो उस लायक नहीं था कि उसे याद रखा जाता। उस हादसे के चंद महीने बाद हुदा का फ़ोन आया था। शर्मिला, तुम जानती हो शहना शाह ज़ेब को? हूँ। मौसूफ ये समझते हैं हर लड़की उनकी नज़र में दिल यार बैठेगी, हार बैठेगी। उनकी फ्लर्ट फितरत से मुझे हमेशा घिनाती थी, इसलिए तो अलग अलग रहती थी। पिछले दिनों मौसूफ ने मुझसे इज़हार किया कि तुम्हारी आंखें बड़ी गजाली वजाली न जाने कौन कौन सी है। मेरी खूबी बताई जिससे मैं आज तक अनजान थी। मैंने धुतकार दिया तो मौसूफ ने हाथ थाम लिया। ये के बाद दिगरे मैंने 2 थप्पड़ दे मारे और पापा से शिकायत लगा दी। भांजा अपनी जगह मगर मैं उनकी बेटी थी। और फिर उन्हें पहले इशा ज़ेब की शिकायतें मिल रही थी, उसलिए पापा ने घर से निकाल दिया। हर लड़की पर हाथ साफ करने वाला, हर एक से फिल्मी डायलॉग बोलने वाला भी कोई मर्द है, हुदा कह रही थी। और शाज हसन का मुजस्सम सरापा छुप से उसके सामने आ गया था, छप से उसके सामने आ गया था। हुदा और अस्मा के साथ और मिस राना के क्लास से निकल रही थी जब उन्होंने सबा को भी निकलते देखा। सबा और क्लास ले ये तो बिन बादल बरसात वाली बात मालूम हो रही थी। तुम क्लास ले रही हो सबा? अस्मा और हुदा इधर उधर हुई तो वो उसके करीब चले। हूँ। क्यों, तुम्हें पास तो हर हाल में नहीं होना चाहिए, हो जाना है। गुजरी बात याद दिलाई। मैंने उस अपने नज़रिए में तब्दीली कर ली है। वो घास पर चलती बैठ गई। काफ़ी चेंज लग रही है। उसका मसमल चेहरा शर्मिला को हैरान कर रहा था। हूँ। उसने फ़ाइल पे बेदिली से हाथ फेरा। तुम्हारा कज़न कैसा? यूँ ही बात करने के घर से पूछ रही थी, मगर अनजाने में सबा के अंदर और ज़्यादा चढ़ गई। वो रो पड़ी तो वो एकदम सिटपटा के, क्या हुआ सबा? हमारी मंगनी टूट गई। क्यों? वो हैरान थी। तुम्हारे घर वालों ने तोड़ दी खुद मेरे कज़न ने। क्यों? वो तुमसे बहुत मोहब्बत करता था, शादी करना चाहता था। मर्द कभी इस लड़की से शादी नहीं करता। तो शादी से पहले उससे मोहब्बत के दावेदार हो, तो उसके साथ होटलिंग करती हो, लॉन्ग ड्राइव पर जाती हो। ऐसी लड़कियों के साथ मर्द सिर्फ इंजॉय करते हैं, टाइम पास करते हैं। हमारी डेट फिक्स हो रही थी, लेकिन उसने कहा कि रिश्ता तोड़ दिया कि वो किसी ऐसी लड़की से शादी नहीं करेगा जो उसके साथ होटलिंग ना करती हो। ऐसी लड़की से शादी करेगा जो उसके साथ होटलिंग ना करती हो, जो शादी के बाद उससे मोहब्बत करे ना कि पहले। वो अपनी कोलीग से शादी कर रहा है जिसने कई बार उसे धुतकार दिया था। मर्द पहले खुद को करप्ट होकर, मगर वो लाइफ पार्टनर सती सातवत्री टाइप लड़की ही चाहता है। उसके पास कहने को अब कुछ भी बचा ना था। वो खामोशी से उठ गई थी। वो जैसा उस पर सोच के नए दर खुलने लगे थे। काफ़ी दिनों से भाई को कोई ख़त नहीं आया। वैसे भाई को गए 8 माह हो गए, 8 नहीं 10 माह 2 दिन। वो बेखुदी से बोली थी और अस्मा के ज़ोर से हंसने पे एक अपनी बेखुदी को कोस रही थी। ठीक जा रही हो? तुम्हें इस रूप में देखकर मुझे इतनी खुशी हो रही है कि बता नहीं सकती। मुस्कुरा के रह कि कहाँ से आ रही हो? नमाज़ पढ़ने मगाया, मगर भाई तो है नहीं। फिर नफल क्या एडवांस में पढ़ रही हो? वो शरारत से छेड़ रही थी। वो खुल के मुस्कुरा दी। नहीं, फ़र्ज़ पढ़ने जा रही हूँ, असर की अज़ान हो चुकी है। वो वज़ू करने चली गई और जब दुआ को हाथ उठाए तो वह सोबर सा पुरवकार वजूद छम से आंखों में सांस माया। वो जहाँ और जिस जगह था कौम के बूढ़े जवान बच्चों की सोचों का मरकज़ था। कभी कभी सोचती थी, खुदा न खास्ता हमारी फ़ौज जवान ज़रा सी गफलत बरते तो हम कब के भारत के गुलाम बन जाए। वतन के इस जैसे हज़ारों जवान खूनी रिश्तों, घर के खानों आस्ताइशों से दूर, सरहद के मुहाफ़िज़ से दिन रात संगलाफ चट्टानों और बर्फीले पहाड़ों के दरमियान रहते थे। 14 करोड़ अवाम के मुहाफ़िज़ शेर दिल जान बाज वतन के बेटे बने हुए थे। कभी तो आपसे जी भर के गुफ्तगू होगी, कभी तो ख़त्म भी होगी ये गर्दिश हालत। शावर लेके उसने पहली बार शाह हसन का गिफ्ट किया हुआ मस्टर्ड कढ़ाई वाला इंक ब्लू सूट जेब तन किया था। न जाने क्यों आज उसका जी चाह रहा था। और पूरे सजा सर से पाँव तक फूल पहने मेकअप के बजाय उसने सिर्फ आंखों में काजल डाला। मगरिब की अज़ान हो रही थी, नमाज भी अदा करनी थी, मोहब्बत भी किया। और जब शहर हम लाख उससे दूर भागे, लाख उसको तस्लीम न करें, मगर उसके अंदर जो मकनातीसियत भरी होती है, हम उसके असर से बच नहीं सकते। राजी बेराजा कि मुस्ताक उसके आगे घुटने टेक देते हैं, अपनी हर हार तस्लीम कर लेते हैं। मोहब्बत फाता ठहरती है दिल की दुनिया के बदली। वो सरता पैर बदल गई। ज़्यादातर वो शाह हसन के कमरे में पाई जाती थी। उसे इन दीवारों में उसकी रची बसी खुशबू आती थी। उसके कमरे की एक एक चीज़ को वो अपने हाथों से साफ़ करती थी और एक अजीब लिसे से शनाई होती थी। अपना लावाबालीपन अब उसे खुद भी बुरा लगता था। अना फ़रन वो बहुत मैच्योर हो गई थी। शाह हसन बड़े मगन अंदाज में अपने कमरे में दाखिल हुआ, मगर ठिठक के दरवाजे में ही रुक गया।
इंक ब्लू सूट में चाय नमाज पे बैठी, आंखें नीचे, दुआ को हाथ उठाए, वो इर्द गिर्द से बेनियाज, बहुत डूब के खो जाने के न जाने वो क्या अपने रब से क्या मांग रही थी। बंद पलकों की लर्जिश और हिलते गुलाबी लबों की भोर में वो उतरता चला गया। उसका पाकीज़ा सरापा दिल की चौखट धड़धड़ाते हुए अबूर कर गया और शाहजहान वो भूत रह गए। घर में उस वक्त कोई नहीं था, फ़कत चौकीदार और वो थी। कदमों की चाप उसने सुन ली थी। जल्दी जल्दी दुआ मांग के चेहरे पे हाथ फेरा और चेहरा मोड़ के तरासी की तरफ देखा। जैसे ही बसारत पर एतबार न रहा, ब्लैक जीन्स शर्ट और ब्लैक ही कोट में जिसका जिप खुला हुआ था पहने वो अपनी तमाम तर वजूहात के साथ उसके सामने था। प्यासी आंखें जैसे शराब होने लगी थी। दिल की सूखी धरती में रमझम बरसात उतर आई थी। आप लब कपा के रह गए थे। हैरत, खुशी, इस्तफसार पे यकीन न जाने क्या कुछ था उसके लहजे में। चेहरा गनीचे की तरह चटक गया था। ढेर सारे खूबसूरत रंगों ने उसको उसकी ताब बना की को बढ़ा दिया था। अस्सलाम वालेकुम। चाय नमाज प्लेट के लपेट के सलाम तो आग दिया। वालेकुम सलाम। उसकी सारी हसियात जाग उठी थी। उसका बदला बदला अंदाज उसे चौंका गया था। अब ठीक है ना, वो अपना आये से पूछ रही थी। अल्हम्दुलिल्लाह, अब तो ठीक था। अब तक तो ठीक था। लहजा ज़ोमानी था। तुम कैसी हो? नज़रें उसके चेहरे पे भटक रही थी। अब अच्छी हूँ, फिर भरपूर मुस्कुराहट के साथ बोली। अब शाहजहान ने एक बार फिर उसे बगौर देखा था। आप फ्रेश हो जाए। वो बात सबा की तरह उठला के उसके करीब से गुजरी थी। छोटी सी डाइनिंग मेज़ पे बैठा बगौर उसकी हरकतों सनाक देख रहा था। उसके अंग अंग से खुशी फूट रही थी। जब तक वो गरम गरम रुई रोटी पकाती, वो उसके पुष्प पर नजरें जमाए बैठा रहता। हैरत से दम निकलने वाला था। जो लड़की अंडा फ्राई नहीं कर सकती वो रोटियां पका रही थी, वो भी गोल गोल नरम नरम बिना किसी नक्शे की रोटियां। दुपट्टे के हाले से चंद शरीर लटे हार बार बार झांकने लगती थी। उसने कुछ देर पहले शावर लिया था, इसलिए बालों से पानी बूंदों की तरह शक्ल में टपक रहा था। उसने ठिठक के बारे साख्ता दिल की जगह हाथ रखा था। कमर से नीचे तक लंबे काले बालों ने उसकी शर्ट भिगो दी थी। या इलाही, ये माजरा क्या है? वो छत को देख के रोप गया, रद्द हो गया। खाना मेज़ पे सलीके से लगाती वो उसे चौंका रही थी। मामा को खबर थी मैं आज आ रहा हूँ। बंडी गोश्त देख के खुशी का इजहार किया था। ये उसकी वाहिद फेवरेट डिश थी। आज खाने मैंने बनाया है। चाय का पानी चूल्हे पे रखती वो बोली थी और सालन में डूबा मुंह को लेकर जाता नवाला नीचे प्लेट में गिर गया था। झटका इतना शदीद था कि अब बड़ी अजीब नज़रों से बंडी और गोश्त को देख रहा था, जैसे वो कोई पेश कोई कर रहेंगे। फ्राई अंडे का नमक अचानक मुंह में घिल गया था। क्या हुआ? उसे हाथ पे हाथ धरे देख कर पूछा। कुछ नहीं। उसने डरते डरते नवाला मुंह में रखा। वो उसके जीबो करीब बनी शक्ल पे नजरें जमाए खड़ी थी। नवाला अंदर गया तो चेहरे के तासरात एकदम खुशगवार हो गए। ज़बरदस्त भाई, वो बेसाख्ता बोला था। मैं समझा आज फिर वो फ्राई अंडा जैसी कोई चीज़ है। वो मुस्कुरा के रुख मोड़ गया। कितनी पागल हुआ करती थी पहले मैं, वो खुद भी ही महसूस हो रही थी। घर में कोई नहीं है, सब कहीं गए हुए। हैरत के समुंदर से वो मुश्किल निकला तो सवाल क्या है? सब पुप्पो के पोते की सालगिरह और कीके की तकरीब के में गए हुए हैं। दादाजी भी साथ गए हैं। मैं जबकि बाबा और ताया जी ऑफिस से नहीं आए। सुगर लड़कियों की तरह बर्तन भी साथ समेटते जा रही थी। उसकी भंवर आंखें उसी पर मरकूज थी। उस वक्त तक तो ऑफिस में छुट्टी हो जाती है, लेकिन आजकल काम कुछ ज़्यादा है तो पापा और ताया जी उनको देर हो जाती है। ऑफिस से डायरेक्ट फूफा की तरफ नहीं चले गए हैं। समझदार लड़की की तरह जवाब दे रही थी। वरना तो पहले यही कहती, मुझे क्या पता। चाय बदम गुनगुनाहटों जैसा लहजा था। खुशबूदार चाय दे के उसके फिर झटका लगा। तो मोहतरमा ने मैदे से गुजरने के साथ गर सीख लिए हैं। और अब वो बर्तन धो रही थी साइड पोस्ट, तो वो देख ही रहा था। तो नाक में पड़ी डायमंड की लौंग की चमक सीधी दिल में पड़ रही थी। आज उसे एहसास हुआ कि ये लौंग बहुत सजती है उस पर। बेसरोपा बातों के जवाब में उसकी डांट सुनती। जब वो नाक चढ़ाती तो कितना दिल फ्रेब नजर होता। सब गए हुए हैं, तुम क्यों नहीं गई? हालांकि एक फंक्शन तुम्हारी कमज़ोरी है, आपको घूमने फिरने वाली लड़कियां जो पसंद नहीं। वो जल्दी से बोली। बोलने के बाद एहसास हुआ कि क्या कह गई। सीने पर झुका सर बमुश्किल उठाए शाह हसन को डरते डरते देखा। उसके चेहरे पर मायने खेज मुस्कुराहट रखसार देख के सर झुका लिया। ऐसा शायद पहली बार हुआ था कि उसकी ऐसी किसी बात पर बेसाख्ता मुस्कुराया हो, वरना तो अमूमन उसकी बातें उसे गुस्सा दिलाई थी। तो मोहतरमा, मेरी पसंद नापसंद से फ़र्क पड़ने लगा है। वो बहुत महसूस हो रहा था। हमेशा घर आके उसे खुशी मिलती थी, मगर आज तो रूह सरशार हो गई थी। खुश जायका चाय के सिप लेते हुए वो उसका गुलाबी मुखड़ा देख रहा था और उसकी नज़रों से फिसल होकर वो किचन से भाग चुकी थी। कितने सड़े नज़र आते हैं, मगर अब देखो उसकी नज़रों से निकलती शुआएं उसके दिल को गुजार रही थी। उसे खुद पे हैरत हुई कि हमेशा की तरह आज उसे शायद से डर महसूस नहीं हुआ था। मैं तो आज ही अखबार में ऐड दे दूँगी, सुघड़ बिने महबूब आपसे 5 मिनट में खुश हो जाएंगे। खुशी आई बड़े दिनों बाद, मेरे संग झूम उठो। बहार आई खज़ां के बाद, मेरे संग झूम उठो। अस्मा ने गुनगुनाते हुए उसके गले में बाहें डाली थी। मोहतरमा, अब आप घर बैठ जाएं, कॉलेज आने की कोई ज़रूरत नहीं है। अस्मा के गैर मामूली अंदाज में चोटी के बल डालना भूल गई।
कौन सा खुद उसका दिल चाह रहा था कॉलेज जाने का, वो तो घर में रह के शाज को जीप भर के देखना चाहती थी, मगर जानती थी छुट्टी हुई तो डांटेगा भी। पहले की बात और थी, अब तो किसी की उसकी कड़ी नज़र भी उसे रुला देती। शायद शादियाने बचने वाले हैं। अस्मा सस्पेंस स्टोरी की हीरोइन बनी हुई थी, वो झलाकी अब सचमुच फूटो भी। भाई 1 महीने की छुट्टी पर आए हैं और हम अहम ज़राए से खबर मिले कि 15 दिन बाद आपकी भाई से शादी हो रही है। क्या? अस्मा ने जैसे बम फोड़ा था। ये तो किसी दिन होना ही था, मगर इतनी जल्दी? शाज भाई मान के वो बेयकीन थी, मान गए। अरे उन्होंने ही जोर दिया है और इसीलिए शादी जल्द हो रही है, वरना दादा लोगों का ख्याल था भाई कि अगली छुट्टी तक मुलतवी कर देंगे, मगर भाई वो तो किसी तौर मान नहीं रहे। लेकिन अस्मा हमारी फाइनल एग्जाम से 2 महीने बाद तो क्या हुआ, भाई तो चले जाएंगे, तुम आराम से पढ़ना। जानती हो किसकी ज़ुबान बोल रही? उसकी तकिया खींच के मारा तो अस्मा खिलखिला के हंसती। वैसे भाई ने एक शर्त भी रखी है। अस्मा की गैर मामूली अंदाज पर सहम की सर उठाए। भाई ने कहा है कि वो वही जहेज वसूल करेंगे जो बीबी फातिमा ज़हरा को मिले था, और अदरवाइज शादी कैंसिल। वो उसने धक्के देकर अस्मा के कमरे से निकाला था, दम खुश कर दिया था उसने। बहन ऐसी है, भाई का तो अल्लाह ही हाफिज़। वो अभी सोच के होल रही थी। डॉल की मायूं मेहंदी सारे फंक्शन को खूब इंजॉय करती। वो रेड और उसी जोड़े में मोतिया और गुलाब से सजे बेड पर बैठी थी। यकायक वक़्त ने कैसा पलटा खाया था। उसके नाम तक से भुतकने वाली शर्मीला उम्र उसी की सजे सजाए उसकी मुंतज़िर थी। चरा के आवाज़ के साथ दरवाज़ा खोला था और उसका दिल उछल के हलक में आया था। मजबूत कदमों की धमक बेड के नज़दीक आके रुक गई थी। अस्सलाम वालेकुम। बेड पे बैठते हुए बड़ी शरीर मुस्कुराहट के साथ सलाम किया था। उसके लब हिले थे, मगर आवाज़ से निकल सकी। क्या हाल है? मखमली डब्बे से गन निकालते हुए शौकी से पूछ रहा था। वो तो जैसे कुछ कहने के काबिल ना रही थी। नए रिश्ते की कुर्बत उसे बहुत महसूस हो रही थी। इजाज़त है? उसका हाथ थाम के वो इजाज़त का मतमन था। उसके हथेलियों में कतरे पड़े। शर्मजीद झुक गया। मैं तुम्हारा इकरार समझूं या इनकार? उसका अंदाज़ ऐसे लुत्फ़ दे रहा था या ये लाभ वाली शर्मिला तो नहीं थी। उसके सामने उस घड़ी एक मशरे की लड़की बैठी थी, जिससे उस घड़ी बचपन भी हाथ छुड़ा के अलविदा कर गया था। वैसे सब कह रहे हैं मैं आज तुम बहुत अच्छी लग रही हो। नरमी से उसका हाथ थामे वो कंगन पहना रहे थे। सभी ने उसकी तारीफ़ की थी और खुद आना भी यही कह रहा था, और ये बिल्कुल सही था कि आज उससे पहले वो इतनी हसीन कभी नहीं लगी थी। तो क्या उन्हें अच्छी नहीं लग रही? उसके अंदर धुआं सा उठने लगा था। जब सर उठा कर उसकी काली भौर आंखों से मैं देखने लगी। लेकिन मुझे तो ईमान ख़राब कर देने वाली हद तक हसीन लग रही है। वो उसकी आंखों में देखते हुए दिल अवेज मुस्कुराहट के साथ बोला तो पलके झुका गई। काश मैं तेरे हाथ को कंगन होता, कहते हुए हाथ लबों तक ले गया था। शाज़बा वो निचला लब दांतों तले दबा के रुक गई थी। अभी तो निकाह हुआ है, क्यों तड़वाना चाह रही हो? वो शौकी से छेड़ रहा था। मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ। ज़ाहिर नसीब ये सरो जस्म अंदाज हनूस शौकी लिए था। शाज उस दिन हुदा के घर उसे एहसास था। शाज हसन ने आज तक उससे इस दिन का जिक्र नहीं किया था, मगर वो उसे सब बता देना चाहती थी। मैं तुमसे वादा करता हूँ कि कभी उस दिन का तुमसे क्या खुद से जिक्र नहीं करूँगा, और मेरे साथ तुम भी इस दिन को ऐसे फरामोश करो जैसे वो दिन कभी ज़िंदगी में आया ही नहीं। मैं भूल भी चुका हूँ। शाज हसन की फ़राग दिल से भारी बोझ हटा दिया था। तो मुझसे इतनी खाइफ क्यों रहती हो थी शर्मिला? वो बगौर उसकी घनेरी पलकें, रेड भरे भरे लबों और सिल्की बालों का जायज़ा ले रहा था, अपने हुस्न से बेखबर। खबरें उसके रूप में मकनातीसी सी भर दी थी। आपका रवैया जो मुझसे इतना सख्त था, हम वक्त डांटते जो रहते थे, बच्चों की तरह मुंह बसोर के बोली। वो शाद हसन से बेसाख्ता हंस दिया। आप इतने रूडली लहजे में मुझसे बात करते थे कि इसलिए मुझे बहुत रोखे पीके और सख्त दिल लगते थे। बड़ी खूबसूरत मुस्कुराहट फैली हुई थी शाद हसन के लबों में। ज़रा याद करो पहले तुम कैसी हुआ करती थी, इसलिए मेरे रवैया तुमसे सख्त था, और मैं हर लड़की से रूडली ही बात करता हूँ। मैं नहीं चाहता मेरे नरम लहजे से किसी लड़के के दिल में कोई फूल खिले और मैं अनजाने में उसके अंदर दर्द की तार छेड़ दूँ। मैं हर किसी को लिफ्ट नहीं देता, हर किसी लड़की को फ्री होने का मौका नहीं देता। मैं तुम्हारे बदलने का मुंतज़िर था। मेरी मोहब्बत, मुस्कुराहट, हंसी खुशी और लतीफ़े जज्बों पर सिर्फ तुम्हारा हक है। तुम्हें ही दिल का और घर में बसाया था। मैं वो शिजर हूँ जिसने अपनी तमाम छाँव तुम्हारे नाम लिख दी थी। मैंने तो एक अरसे से मुंतज़िर था कि कब तुम इस छाँव में आती हो, और अब जब तुम मेरी हो गई हो तब मैं देखना ये नाम नहाद सख्त खोल कैसे तड़कता हूँ, और इसके अंदर से एक रोमांटिक बंदा निकलता है। उसके आंच देती गुर्बत से उसके हवास साथ छोड़ रहे थे। जानता हूँ ड्राउना मैन, भूत मैन, आयरन मैन, आतिश मैन, सोन मैन और न जाने कौन कौन से मैन हैं, मगर अब सिर्फ तुम्हारा मैन हूँ। संजीदगी से कहता वो
پٹری سے اتر گیا تھا اور وہ اپنے خطابات اس کے منہ سے سن کے چھیم گئی تھی۔ شاہ زیب اور صبا کی کزن کو جاننے کے بعد وہ شاہ حسن کی اس سے محبت کے طریقے کی اسیر ہو گئی تھی۔ لفظوں کو بے توقیر کرنے کے بجائے اس شخص نے اپنے اندر محبت کا آتش دان روشن رکھا تھا اور وہ بھی ٹھوکر کھا کے سیدھی راہ پر آ گئی تھی۔ لفظوں کی نرماہٹ نے بہت قریب سے لوٹا تھا اور اب وہ شاہ حسن کے من کی گلیوں میں پناہ محبت پا گئی تھی جن کی پلاش شرکت گہرے وہ مالک تھی۔ ادھر ادھر لفظ لٹانے کے بجائے اس شخص نے خاص دن کا انتظار کیا تھا۔ مجھے تابعدار دیکھ کے چنگیز خان، بلاکو خان، لینن، اسٹائل، ہٹلر، ٹیوپلن اور منسلین تو ضروری ناراض ہو رہے ہوں گے۔ وہ پرشرارت لہجے پر وہ پنسل ہو گئی تھی۔ کیا صرف شرمندہ کریں گے مجھے؟ اگر ڈانٹا تو تم نفل پڑھنے چلی جاؤ گے اور اس وقت تم اتنی حسین لگ رہی ہوگی کہ میں تمہیں جانے نہیں دوں گا۔ لبوں پر خوبصورت مسکراہٹ سجی تھی۔ یا اللہ، انہیں تو سب خبر ہے۔ اس نے بے ساختہ دل کی جگہ ہاتھ رکھا تھا۔ کہاں بھاگا جا رہا ہے دل؟ اس کی ہوشوکی پہ وہ گھور کے رہ گئی تھی، مگر اس کی چمکتی آنکھوں نے سٹپٹانے پر مجبور کر دیا تھا۔ ویسے اگر مزید مجھ سے کوئی شکایت ہے تو کہہ ڈالو، میں نے اپنے بطور پہ سب کچھ کلیئر کر دیا۔ شرمیلا عمر جان گئی تھی کہ بظاہر اس سخت دل والے کے اندر اس کے لیے کتنا پیار تھا۔ سخت کھول کے اندر ایک نرم لطیف مرد چھپا تھا، بس وہ اس کی دستک کو منتظر تھا۔ اسے باہوں میں سمیٹے شاہ حسن اپنی محبت کا ثبوت دے رہا تھا اور اس کے تمام کے لیے شکوے مٹتے لگے تھے۔ اس کی محبت کی پھوار میں بھیگتی وہ پرسکون تھی۔ تو یہ تھا آج کے ناول کے لاسٹ پارٹ کا اینڈ۔ کیسا لگا آپ سب کو ناول؟ کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ اس ناول کا نام تھا من کی گلیوں میں پناہ محبت بہ ریحانہ آفتاب۔ اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ جس نے ابھی تک میرا چینل لائک یا سبسکرائب نہیں کیا تو کہانی لے کے سبسکرائب ہے اینڈ ڈونٹ فرگیٹ ٹو پریس دی بیل آئیکن۔ آپ لوگوں سے ملاقات ہوگی کل ایک نو ناول کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔